आत्मा विष्णु इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत जो कि बीए द्वितीय वर्ष के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है के लिए आपके लिए लेके आए हैं। और ये सिद्धांत जो है इसको हम हेक्सर ओहलिन इंटरनेशनल कई थ्योरी ऑफ ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। हेक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर थोड़ा सा परिचय का एली हेक्सन जो है इसने 1919 में और वर्टेल ओहलिन इन्होंने 1933 में जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसको वैज्ञानिक रूप में और आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया है। साथियों, इससे पहले रिकार्डो का तुलनात्मक लगान सिद्धांत आपने देखा। रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की एक तरीके से नींव रखी है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो तुलनात्मक लागतों का अंतर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो तुलनात्मक लागतें उनका आधार हैं, लेकिन वो ये समझाने में असमर्थ रहे कि लागतों में भिन्नता क्यों होती है। आप समझ गए होंगे ना कि मतलब जो लागतें हैं, तुलनात्मक लागत, ये इसमें अंतर क्यों होता है। तो ये बात वो स्पष्ट नहीं कर पाए। उसके बाद हैवलर ने यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत दिया, किंतु वो भी इस चीज को नहीं स्पष्ट कर पाए। इसी को आधार मानकर यानी प्रतिष्ठित यानी व्यापार के सिद्धांत को एली हेक्सर और वर्टेल ओहलिन ने 1919 में तो उन्होंने और 1933 में ओहलिन ने जो है आधुनिक व्यापार का सिद्धांत दिया है। ओहलिन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी विशेष पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार, जिसको आप स्थानीय व्यापार भी कह सकते हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धांत की भी विशेष आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है। क्या कहा है उन्होंने? ये लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का ही एक विशेष रूप है। ओहलिन, समझ में आ गया होगा आपको। अब उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो क्यों कहा है? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा है कि पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है एक तरीके से क्षेत्रीय व्यापार का ही रूप है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जैसे विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विभिन्न मुद्रा प्रणालियों में अंतर होता है, भाषा में अंतर होता है, रीति रिवाजों में अंतर होता है, तो सेम उसी प्रकार का अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी होता है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है। दूसरी जो बात उन्होंने बताई है कि जो उत्पादन के साधनों में गतिशीलता होती है, अर्थात आपको मैंने पहले पिछले टॉपिक में भी बताया था, उत्पादन के साधनों में गतिशीलता, यदि आपने उसको ध्यान से देखा है तो ठीक है ना, लेकिन मैं फिर उसको समझा दे रहा हूं आपके लिए कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है, साहस है, तो जब ये साधन, उत्पादन के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान को, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान को
एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में तथा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, एक तो हो गया स्थान, एक हो गया व्यवसाय और एक हो गया वर्ग, आसानी से आ जा सकते हों तो इसको साधनों की गतिशीलता कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पौड़े व्यवहार का है, वो बंबई में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में कहीं जाता है कार्य करने के लिए, तो ये स्थानीय गतिशीलता होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जाते हैं। भारत के बहुत सारे लोग सऊदी में होते हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, जापान में हैं, कोरिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जर्मनी में, विविध देशों में हैं। तो इस प्रकार की जो गतिशीलता होती है उसको हम स्थानीय गतिशीलता या भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं। जब एक साधन एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आ जा सकता है तो उसको व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। मतलब कोई सूती वस्त्र उद्योग में है और वो चीनी उद्योग में आ जाए तो ये व्यावसायिक गतिशीलता होगी। जब एक व्यक्ति किसी वर्ग विशेष से दूसरे वर्ग विशेष में जाके नौकरी कर लेता, मान लीजिए कोई पुलिस में है और वो जाके प्रिंसिपल बन जाए किसी विद्यालय पर, तो ये वर्गीय गतिशीलता होती है ना। दो प्रकार की होती है, एक शीर्ष वर्गीय गतिशीलता, एक निम्न स्तरीय वर्गीय गतिशीलता। शीर्ष वर्गीय गतिशीलता मतलब अगर पदोन्नति हो रही है तो शीर्ष वर्गीय गतिशीलता हो गई, यदि अवोन्नति हो रही है तो उसको हम निम्न स्तरीय गतिशीलता कहेंगे। मतलब प्रमोशन की जगह डिमोशन हो रहा है, समझ गए, तो इसको गतिशीलता कहते हैं। उत्पादन के साधन आंतरिक क्षेत्र में जिस प्रकार से गतिशील होते हैं, पूंजी भी गतिशील है, श्रम थोड़ा सा यह है कि श्रम को हम मानते हैं कि श्रम गतिशील नहीं होता है, सॉरी भूमि में स्थानीय गतिशीलता तो होती ही नहीं, वर्गीय व्यावसायिक गतिशीलता होती है, समझ गए ना। एक स्थान की भूमि को दूसरे स्थान पे ले नहीं जा सकते। खैर, तो यहां जो उत्पादन के साधनों में गतिशीलता है उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कोई विशेष स्थान है ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। तीसरी बात उन्होंने कही, और वो ये कही कि विविध राष्ट्रों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में होती है। जैसे इटली में देखिए लीरा है, फ्रांस में फ्रैंक है, अमेरिका में डॉलर है, भारत में रुपया है, ठीक है। विविध देशों में विभिन्न मुद्राएं हैं, रूस में रूबल है, जर्मनी में मार्क है। तो ये मुद्राएं जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार से बाधा नहीं, क्योंकि मुद्रा की जो विनिमय दर है वो उसकी आंतरिक क्रय शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। तो इसलिए विनिमय दरों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब बात यह है ना कि हेक्सर ओहलिन ने, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि 1919 में एली हेक्सर ने और 1933 में बर्टेल ओहलिन ने प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित व्यापार के सिद्धांत को ही आधुनिक सिद्धांत के रूप में, वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया है। तो साथियों, आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पहले आपको स्पष्ट कर दिया, यानी
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होता है और अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक देश की सीमाओं के मध्य होता है, और एक देश की सीमाओं के मध्य भी अनेक अंतर होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होते हैं, यानी विभिन्न देशों के मध्य होते हैं। केवल सीमा का अंतर है वहाँ, राष्ट्रीय सीमाएं, और भाषा है, खान पान है, रीति रिवाज है, मुद्रा प्रणाली की भिन्नता है, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और जैसा कि ओलिन ने कहा भी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का ही एक विशेष रूप है। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की कोई अन्य यानी भिन्न सिद्धांत के अलग, यानी कि क्षेत्रीय जो है सिद्धांत है उससे अलग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने सामान्य संतुलन के सिद्धांत को बताया और बोला जिस प्रकार से अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सामान्य संतुलन सिद्धांत लागू होता है, क्रियाशील होता है, ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी होता है। तो ये बात उन्होंने यहाँ स्पष्ट की है। अब मूल्य का जो सामान्य संतुलन सिद्धांत है आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। किसी वस्तु का जो मूल्य होता है, वस्तु का मूल्य, वो वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। देखिए साथियों, आप एक रेखा चित्र यहाँ देख रहे हैं और ये जो रेखा चित्र है इसमें ई बिंदु संतुलन बिंदु दिखाया गया है। ये सामान्य संतुलन मूल्य यानी सामान्य मूल्य का जो संतुलन होता है उसको यहाँ पे हमने प्रदर्शित किया हुआ है। अब ये देखिए एक कढ़ाई है और इस कढ़ाई में ये एक गेंद पड़ी हुई है, ठीक है। अब इस गेंद को धीरे से इस तरीके से आप मूव कराइए तो ये गेंद क्या होगा, कभी तो ये यहां पे आएगी, ठीक है, और फिर ये यहां पे आएगी और उसके बाद ये इस जगह पे आ जाएगी और इसी तरीके से ये मूव करती रहेगी जब तक उसमें गति रहेगी। और उसके बाद क्या होगा कि वो अपने मूल रूप में इसी रूप में आ जाएगी वापस। इसको हम कहते हैं स्थिर साम्य, साम्य अथवा संतुलन अर्थात इक्विलिब्रियम। अब यहां जो ये गेंद यहां रुकेगी, ये स्थिर साम्य है। अगर किसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न होता है तो कुछ समय जो है ये विघ्न की अवस्था में रहेगी और पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेगी। एक होता है अस्थिर साम्य, जैसे हमने ये कढ़ाई उल्टी रख दी और इसके ऊपर एक गेंद रख दी। अब यदि इस गेंद को मूव कराएंगे तो ये गेंद वापस अपनी उसी स्थिति में नहीं पहुंच पाएगी। कहां पहुंच जाएगी, यानी कि यहां से हटकर वो कहीं और इधर या इधर यहां पहुंच जाएगी। ये है अस्थिर साम्य की अवस्था। यानी एक बार अगर इस स्थिति में परिवर्तन होगा तो पुनः इस स्थिति को वो प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आया, ठीक है। अब ये साम्य क्या होता है, साम्य फिजिक्स में भी होता है, साम्य अर्थशास्त्र में भी होता है। साम्य का अभिप्राय फिजिक्स में स्थितिक अवस्था में होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो साम्य का जो अर्थ है वो स्थितिक अवस्था से नहीं होता। जैसा फिजिक्स में माना गया कि स्थितिक अवस्था से होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी परिवर्तनों की अनुपस्थिति को फिजिक्स में जो है साम्य बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में साम्य का अभिप्राय संतुलन की अवस्था से यानी स्थितिक अवस्था से नहीं है, अपितु उस अवस्था से है जिसमें परिवर्तन क्षण प्रति क्षण, मिनट प्रति मिनट, घंटा प्रति घंटा, दिन प्रति दिन, माह प्रति माह, वर्ष प्रति वर्ष होते हैं, लेकिन हम उन परिवर्तनों को अनुपस्थित मान लेते हैं। तो ये आपकी समझ आ गया उस हमें किसे कहते हैं।
है ना। अब ये यानी स्थितिक साम्य है और ये प्रावेगिक साम्य है, यानी इसमें तो अगर परिवर्तन होगा तो ये पुनः अपनी अवस्था में पहुंच जाएगा, लेकिन प्रावेगिक यानी साम्य में अगर परिवर्तन होता है तो वो लौट के उसी अवस्था में नहीं पहुंच सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो रेखा चित्र हमने दिखाया है आपको, इस रेखा चित्र में एक बिंदु ये है, इसको आप H कह लीजिए, एक बिंदु ये है, इसको आप I कह लीजिए, एक बिंदु ये है, इसको आप J कह लीजिए, एक बिंदु ये है, इसको L कह लीजिए, ठीक है, K कह लीजिए, जो कहना है। अब E बिंदु संतुलन बिंदु है, जैसे आपको बताया गया। अगर मांग और पूर्ति की दिशाओं में परिवर्तन होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये मांग और पूर्ति के सामान्य संतुलन को बता रहा है। मांग और पूर्ति के सामान्य संतुलन को, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है, ई संतुलन बिंदु है जिस पर वस्तु का मूल्य ओपी के बराबर निर्धारित हो रहा है तथा मांग की मात्रा ओक्यू के बराबर है। अब यदि कल्पना कीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो क्या होगा? मांग हो जाएगी OQ1, अर्थात पहले मांग थी OQ, अब मांग हो जाएगी OQ1, अर्थात मांग जो कितनी अधिक हो जाएगी? K के L के बराबर अधिक हो जाएगी, ठीक है। यानी Q2 से Q1 के बराबर इतनी मांग बढ़ जाएगी मूल्य के कम होने पर, ठीक है। और ये जो बढ़ी हुई मांग है, ये मूल्य को E बिंदु की ओर यानी ऊपर की ओर धकेलेगी। इसी प्रकार यदि मूल्य बढ़ जाता है, OP2 हो जाता है, तो उस पर मांग हो जाती है OQ2, ठीक है। पहले कितनी थी? OQ, अर्थात मांग में कमी हो जाती है, जबकि इस मूल्य पर पूर्ति कितनी हो जाती है? पूर्ति बढ़कर हो जाती है OQ1, यानी OP मूल्य पर पूर्ति कितनी हो जाती है? P2J के बराबर या OQ2 के बराबर, OQ1 के बराबर पूर्ति हो जाती है। मांग कितनी है? पहले मांग यानी कि OP2 पर मांग होती है OQ2, है ना, जबकि पहले कितनी थी? OP1 पर थी OQ, ठीक है। OQ मांग थी, तो मांग मतलब अब यानी कि जो मूल्य बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है। पहले OQ1 थी, अब घट हो जाती है OQ2, अर्थात मांग में कमी हो जाती है। कितनी? Q2 Q1 के बराबर इतनी कमी हो जाती है, पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। जब यानी पूर्ति का नियम बताता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो पूर्ति अधिक, और जब मूल्य कम होता है तो पूर्ति कम। मांग का जो नियम है विपरीत होता है, ये तो आपको मालूम ही है कि जब वस्तु का मूल्य ज्यादा होता है तो मांग कम हो जाती है, और जब मूल्य कम होता है तो मांग ज्यादा हो जाती है। यानी मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है, जबकि मांग और पूर्ति में प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध होता है। ये बात यहाँ पर नोट करने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साधन के मूल्य की, तो यही बात साधन के मूल्य पर भी लागू होती है। जिस प्रकार सामान्य संतुलन का जो सिद्धांत है, यानी मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है, वो वस्तु का मूल्य निर्धारण करता है, ठीक इसी प्रकार किसी साधन का मूल्य या पुरस्कार उस साधन की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। समझ आ गया होगा? और यदि ऐसा होगा
तो साधन की पूर्ति अगर ज्यादा होगी तो उसका पुरस्कार कम हो जाएगा, मूल्य कम हो जाएगा, उसका आय उसकी कम हो जाएगी। एक बात हो गया कि वस्तुओं की मांग के कारण साधन की मांग होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जब वस्तुओं की मांग होती है तो उत्पादन के जो साधन हैं उनको आय प्राप्त होती है, और वही यानी कि जो आय उनकी है वही वस्तुओं की मांग का कारण बनती है। तो यहां हम कह सकते हैं संक्षेप में किसी का बाजार नियम। तो इससे जो बातें निकलकर सामने आती हैं वो पहली बात कि उपभोक्ताओं की जो रुचियां होती हैं, उपभोक्ताओं की जो इच्छाएं हैं, जो रुचियां हैं, उन पर निर्भर करती है वस्तुओं की मांग, साधन की मांग, और श्रम की दशाएं मतलब साधन की दशाएं उस पर भी निर्भर करेगी। वस्तुओं का मूल्य और साधन की दिशाओं में परिवर्तन उस पर निर्भर करेगा। एक्सल ओलिन ने अपने सिद्धांत में जो बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों देशों में तुलनात्मक लागतों और मूल्यों में होने वाले जो अंतर है उसके कारण होता है। लागतों में जो अंतर है वो साधनों की जो उपलब्धता है और विभिन्नता होती है दोनों देशों में, तथा जो साधनों के अनुपात होते हैं उत्पादन में, जो जिन अनुपातों में साधन को लगाया जाता है उसमें जो है जो भिन्नता होती है उसके कारण लागतों में अंतर होता है। और इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय दोनों देशों में जो परिसंपत्तियां हैं उनमें भिन्नता होती है, विभिन्नता होती है। तो इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय जो ये ऑलिन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण वही है। और ऑलिन के जो सिद्धांत है उसकी जो यानी कि मुख्य मुख्य मान्यताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे 2x2 का मॉडल प्रयोग किया है उन्होंने, अर्थात उन्होंने दो वस्तु, दो देश तथा दो साधनों को लेकर अपना ये सिद्धांत जो है इसकी मान्यता उन्होंने ली है। साथ ही स्वतंत्र व्यापार की मान्यता है उनकी, यानी जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार होता है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यानी स्वतंत्र व्यापार पर किसी प्रकार का जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो नहीं है और दोनों राष्ट्रों में व्यापार स्वतंत्र है। इसके अलावा तीसरी जो मान्यता है परिवहन व्यय और तत्कर, इसको जो है उन्होंने अनुपस्थित मान लिया है। मतलब परिवहन व्यय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो और दूसरा जो है सीमा कर हुए, तत्कर हुए, तो ये भी जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनको उन्होंने अपने सिद्धांत में अनुपस्थित माना है। साथ ही उत्पादन स्थिर नियम की क्रियाशीलता की मान्यता को लिया है उन्होंने। और दोनों देशों में एक वस्तु का उत्पादन परंतु समान रहता है, ठीक है। और कहिए कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन भिन्न भिन्न होते हैं, ये मान्यता है उनकी। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है। पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि साधन बाजार में भी और वस्तु बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, ये मान्यता उन्होंने ली है। साथ ही दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु जो होती है पूंजी प्रधान होती है, अर्थात उसमें जो है पूंजी की यानी
उन्मुखता रहती है, और दूसरी जो वस्तु होती है उसमें श्रम की प्रधानता रहती है, अर्थात श्रम जो है उसमें ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने ली है। देश की सीमा में जब यानी देश की सीमा में उत्पादन के जो साधन होते हैं वो गतिशील होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी दो देशों के मध्य उत्पादन के साधनों में अगतिशीलता पाई जाती है। तो ऐसा उन्होंने माना है। साधनों की सभी इकाइयां समरूप होती हैं, गुणात्मक रूप में समरूप होती हैं, और परिमाणात्मक रूप में यानी मात्रात्मक रूप में भिन्न भिन्न होती है। ये चीज उन्होंने मानी है। दोनों देशों में उपभोक्ताओं की रुचियों का समान होना, दो देशों में जो उपभोक्ताओं की इच्छाएं हैं, रुचियां हैं, फैशन है, स्वभाव है, वो समान है, ऐसा माना है। तो ये जो मान्यताएं उन्होंने दी हैं, हैक्सर का जो कहना है कि व्यापार का कारण तुलनात्मक लाभ का होना है, उत्पादन के साधन दुर्लभ अर्थात सापेक्षिक रूप से दुर्लभ होते हैं, सीमित होते हैं, अतः साधनों की कीमत में अंतर होता है। वस्तु के उत्पादन में यानी कि साधनों के अनुपात में अंतर होता है। वस्तु यानी कि कहीं पर श्रम ज्यादा लगता है, कहीं पर पूंजी ज्यादा लगती है, तो साधन का जो अनुपात है उसमें भी अंतर होता है, जिसके कारण तुलनात्मक लागतों में अंतर उत्पन्न होता है, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है। तो ये मान्यताएं हैक्सर-ओलिन के सिद्धांत की थी जो हमने आपको बताया। आइए अब इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो अभी आपने हैक्सर-ओलिन सिद्धांत की मान्यताएं देखी, और यहाँ हैक्सर-ओलिन के सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनके उत्पादन के लिए उस देश में सापेक्षिक रूप से साधनों की मात्रा अधिक है, और जिसके कारण वहाँ साधन का जो मूल्य है वो कम है, यानी कीमतें जो है वो सस्ती है। एक देश उन वस्तु का निर्यात करता है जिनके उत्पादन में उस देश के पास सापेक्षिक रूप का मतलब है तुलनात्मक रूप से प्रचुर मात्रा में साधन उपलब्ध हैं और फलतः सस्ते हैं। ये बात। अब यहां पर जो वो कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो तुलनात्मक लाभ है, और ये तुलनात्मक लाभ जो है वो दो कारणों से उत्पन्न होता है। एक तो जो है तुलनात्मक लाभ वस्तुओं में कीमतों में अंतर होना, और कीमतों में अंतर होने का मतलब ये है कि साधनों की जो कीमत है वो कम होना, अर्थात कोई भी देश यानी कि वस्तुओं का विशिष्टीकरण यानी वस्तु के उत्पादन का विशिष्टीकरण कब करता है, जबकि वहां कीमतों में अंतर होता है, वस्तु की कीमतों में अंतर होता है, तब कोई राष्ट्र विशिष्टीकरण करता है। पहली बात, साधन यानी सापेक्षिक रूप से प्रचुर मात्रा में है, और दूसरी बात साधनों के अनुपात में अंतर होता है, सापेक्षिक अंतर होता है। इस कारण से वस्तु के मूल्य में अंतर होता है, और वस्तुओं में मूल्य में अंतर होने के कारण कोई राष्ट्र विशिष्टीकरण को अपनाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार वस्तु के मूल्य में अंतर है, और ये अंतर साधन की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। साधन की मांग यदि कम है और पूर्ति ज्यादा है तो निश्चित है कि साधन का मूल्य कम होगा, और यदि साधन की मांग जो है वो ज्यादा और पूर्ति कम है तो मूल्य अधिक होगा। एक देश
की तुलना में दूसरे देश में यदि किसी साधन की सापेक्षिक मांग यानी पूर्ति अधिक है तो उस देश में साधन सस्ते होंगे और वो देश जो है उस साधन का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे कीमतों में अंतर होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो तुलनात्मक है, कीमतों यानी कि साधनों की प्रचुरता की जो माप है इसको हम किस प्रकार से करें। तो इसका जो पहला सिद्धांत है यानी मतलब किस प्रकार से हम इस यानी साधनों की प्रचुरता की माप को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका पहला जो आधार है वो है मात्रा का आधार और दूसरा आधार है वस्तु की कीमत का आधार। विश्लेषण के यंत्र क्या होंगे? विश्लेषण का यंत्र होगा मांग और पूर्ति के का जो सामान्य सिद्धांत है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और जो मॉडल हैक्सल और ओहलिन ने लिया है वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 देश 2 वस्तुएं तथा 2 साधन। ठीक है साथियों, इस रेखा चित्र पर एक बार फिर से नजर डालिए। ये मांग और पूर्ति के सामान्य संतुलन को बता रहा है। मांग और पूर्ति के सामान्य संतुलन को जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है, ई संतुलन बिंदु है जिस पर वस्तु का मूल्य ओपी के बराबर निर्धारित हो रहा है तथा मांग की मात्रा OQ के बराबर है। अब यदि कल्पना कीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो क्या होगा? मांग हो जाएगी OQ1 अर्थात पहले मांग थी OQ अब मांग हो जाएगी OQ1 अर्थात मांग जो कितनी अधिक हो जाएगी? K के L के बराबर अधिक हो जाएगी। ठीक है, यानी Q2 से Q1 के बराबर इतनी मांग बढ़ जाएगी मूल्य के कम मूल्य पर। ठीक है, और ये जो बढ़ी हुई मांग है ये मूल्य को ई बिंदु की ओर यानी ऊपर की ओर धकेलेगी। इसी प्रकार यदि मूल्य बढ़ जाता है OP2 हो जाता है तो उस पर मांग हो जाती है OQ2। ठीक है, पहले कितनी थी? OQ अर्थात मांग में कमी हो जाती है जबकि इस मूल्य पर पूर्ति कितनी हो जाती है? पूर्ति बढ़कर हो जाती है OQ1 यानी OP मूल्य पर पूर्ति कितनी हो जाती है? P2J के बराबर या OQ2 के बराबर OQ1 के बराबर पूर्ति हो जाती है। मांग कितनी है? पहले मांग यानी कि OP2 पर मांग होती है OQ2 है ना, जबकि पहले कितनी थी OP1 पर? OP1 पर थी OQ। ठीक है, OQ मांग थी तो मांग मतलब अब यानी कि जो मूल्य बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है। पहले OQ1 थी अब घट हो जाती है OQ2 अर्थात मांग में कमी हो जाती है। कितनी? Q2 Q1 के बराबर इतनी कमी हो जाती है, पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। जब यानी पूर्ति का नियम बताता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो पूर्ति अधिक और जब मूल्य कम होता है तो पूर्ति कम। मांग का जो नियम है विपरीत होता है, ये तो आपको मालूम ही है कि जब वस्तु का मूल्य ज्यादा होता है तो मांग कम हो जाती है और जब मूल्य कम होता है तो मांग ज्यादा हो जाती है। यानी मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है जबकि मांग और पूर्ति में प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध होता है। ये बात यहाँ पर नोट करने वाली है। तो अभी तक हमने मान्यता देखी और ओहलिन के सिद्धांत की अब व्याख्या हम यहाँ करने जा रहे हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या यानी
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की या हेक्सर और लिन सिद्धांत की जो व्याख्या है दो आधार पर की गई है। एक भौतिक आधार या इसको हम मात्रा का आधार भी कह सकते हैं, और दूसरा मूल्य का आधार। तो इन दोनों ही में हम इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। भौतिक आधार जो है इसको एक हम साधन गहनता और दूसरा जो है साधन प्रचुरता या साधन संपन्नता के रूप में इस सिद्धांत यानी कि भौतिक मात्रा की माप जो है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जैसे पहले बताया कि 2x2 मॉडल लेकर जो है ऑलिन हेक्सर ऑलिन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या की है। तो यहाँ पर जो है हमने दो देश लिए हैं, दो देश, दो वस्तुएं, दो साधन। एक हमने लिया है पूंजी जिसको हमने के कैपिटल के रूप में, और दूसरा लिया है श्रम जिसको एल कहा गया है, लेबर। तो यहाँ पे दो साधन लिए हैं, दो वस्तु यानी एक कपड़ा यानी सी क्लॉथ विद गेहूं, ये लिया है दो देशों के। अब हम जो है साधन अनुपात का यानी कपड़ा और पूंजी और श्रम के अनुपात का दूसरे देश में पूंजी और श्रम के अनुपात से तुलना करेंगे और ये देखेंगे कि अगर किसी देश में पूंजी श्रम का यानी मान लीजिए पहला देश है, तो पहले देश में यदि पूंजी श्रम का अनुपात दूसरे देश से ज्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरा देश जो है उसमें पूंजी की बहुलता है, और यानी पहले देश में पूंजी की बहुलता है, दूसरे देश में श्रम की प्रधानता है या श्रम की बहुलता है। एक बात। दूसरा जो है यहाँ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि गेहूं जो है वो श्रम प्रधान है और कपड़ा जो है वो पूंजी प्रधान है। तो देखिए इसको, ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर हमने ये श्रम की इकाइयों को प्रदर्शित किया है, ओ वाई अक्ष पर पूंजी। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये ओसी रेखा, ये कपड़े का विस्तार पथ है, और ओ डब्ल्यू रेखा ये गेहूं का विस्तार पथ है। अब इसमें आप एक रेखा ये दिख रहे हैं, ये जो है समुत्पाद रेखा है, समुत्पाद रेखा C1, ये यहाँ पे पहले हमने छोटा करके बनाया था तो यहाँ पे लिख देते हैं C1 और C2, ये समुत्पाद रेखा यहाँ भी ये है W1 W2, तो ये समुत्पाद रेखा है। P बिंदु पर श्रम और पूंजी का जो अनुपात है वो है Y2 अपॉन X1। ये यानी कि इसको हम लिख सकते हैं K अपॉन L, ये हो गया C। तो जैसा आप यहां देख रहे हैं P बिंदु पर यहां से लेके यहां तक ये पूंजी लगाई गई है, और यहां से लेके यहां तक ये श्रम लगाया गया है, और ये इसका अनुपात है, ये अधिक है किससे, यानी ये दूसरा जो वक्र है OW, ये गेहूं के कहिए कि विस्तार पथ है गेहूं का, और M बिंदु पर, ये M बिंदु है समुत्पाद रेखा पर, यहाँ जो गेहूं का उत्पादन है उसमें इतनी मात्रा पूंजी की और इतनी मात्रा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये श्रम की लगानी पड़ रही है। तो अनुपात इसका होगा यानी कि Y अपॉन X2, ठीक है। ये K अपॉन L, ये W। अब आप यहाँ तुलना कर सकते हैं कि ये जो अनुपात है इस अनुपात से ज्यादा है, अधिक है। तो यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कपड़ा जो है वो श्रम प्रधान है, पूंजी प्रधान है, यानी कि इसमें पूंजी की अधिकता रहेगी, और श्रम यानी कि गेहूं जो है वो श्रम प्रधान है। तो इस चित्र से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है।
यहां एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यदि दोनों देशों में ये यानी कि गेहूं और कपड़े का जो साधन अनुपात है यदि समान होगा, तब जो है व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं होगा। अगर KLC ये बराबर होगा KLW, तो व्यापार नहीं होगा। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। और इसके लिए क्या होना चाहिए, यानी यहां पर ये H इस तरीके से बनाइए, ये साधारण गहनता में हम इस चित्र में देखते हैं, आगे इसकी व्याख्या करते हैं। एक चीज और, ये जो हमने इधर ये लिखा है, इसमें तो पहले देश में कपड़े का यानी पूंजी और श्रम का जो अनुपात है वो अधिक है दूसरे देश की तुलना में। यदि हम दूसरे देश की तुलना करें तो वो L/K ये अधिक होगा L/K, ये हो जाएगा W और ये हो जाएगा C। अर्थात दूसरे देश में गेहूं के उत्पादन में लेबर और पूंजी का जो अनुपात है, कैपिटल का अनुपात है, लेबर और कैपिटल का जो अनुपात है वो पहले देश से ज्यादा है। अर्थात दूसरा देश जो है वो श्रम प्रधान है और पहला देश पूंजी प्रधान है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बात आपकी समझ आ गई। यहाँ पर ये W पर ये जो M बिंदु है, यहाँ पर हम पहले बता चुके कि पूंजी की जो मात्रा है वो Y के बराबर लगाई जा रही है और OX2 के बराबर श्रम की मात्रा लगाई जा रही है। तो इस प्रकार से दूसरा देश जो है वो पूंजी प्रधान और पहला देश दूसरा देश जो है श्रम प्रधान और पहला देश पूंजी प्रधान। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब साधन गहनता में एक दूसरा चित्र ये है, इसमें देखिए ये यहाँ पर कीमत अनुपात यानी साधन अनुपात रेखा, साधन मूल्य अनुपात रेखा AB प्रदर्शित की गई है और ये C1, C2, C3 ये किलो का कपड़े का विस्तार पथ है, OC, OW ये गेहूं का विस्तार पथ है और इसमें P बिंदु पर जो कपड़े के उत्पादन में पूंजी की मात्रा लग रही है OY2 और श्रम की मात्रा लग रही है OX1। इसी प्रकार Q बिंदु पर जो कि गेहूं के विस्तार पथ पर कीमत रेखा पर है, इसमें यानी कि पूंजी की मात्रा OY1 तथा श्रम की मात्रा OX2 के बराबर लग रही है। अब यहाँ ये जो है C1, C2, C3 या W1, W2, W3 ये जो है सम उत्पाद रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं आप देखते हैं क्या है, ये सम उत्पाद रेखाएं। दो साधनों के समान अनुपात को प्रदर्शित करने वाली रेखा को सम उत्पाद रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। हम ब्लैक बोर्ड पर बना रहे तो हमसे थोड़ा इधर हो जाता है, आप संभल के बनाइएगा। यहां भी वही बात स्पष्ट है कि साधन की गहनता को अपनाया जा रहा है। यदि साधनों का विपरीत से अधिक मात्रा में प्रयोग करके बढ़ाया जाए उत्पादन को तो गहनता कहलाएगी। P बिंदु पर ये जो बिंदु है P, इस पर श्रम और पूंजी का जो अनुपात है वो Y2/X1 ठीक है, और यानी
K/L, ये C, और इधर जो W पर ये Q बिंदु है, यहाँ पर जो अनुपात है OY1 यानी कि Y1/X2, इसको आप लिख सकते हैं KL और W। तो ये जो अनुपात है, ये एक इकाई के कपड़े के उत्पादन में एक देश को लगाना पड़ता है OY पूंजी, OX1 यानी कि श्रम, एक इकाई को उत्पन्न करने पर, तो उसका अनुपात ये है। दूसरे देश को गेहूं का उत्पादन करने में OY1 के बराबर एक इकाई जो है पूंजी की लगानी पड़ रही है, तथा OX2 के बराबर श्रम लगाना पड़ रहा है एक इकाई गेहूं की पैदा करने के लिए। इससे पहले जो रेखा चित्र हमने आपको बताया, वो रेखा चित्र ये था, ये दोनों साधनों के मूल्य अनुपात था, ये भी रेखा इसको बताया गया, और साथ ही ये कपड़े की विस्तार पथ, ये गेहूं का विस्तार पथ, और ये हमने समुत्पाद रेखाएं बनाई थी इस तरीके से। यहां हमने गेहूं को दिखाया जो कि श्रम प्रधान है, इसको हमने L बताया, और यहां पर हमने कपड़े को दिखाया, और ये पूंजी प्रधान है, इसको हमने K बोला। P बिंदु पर, ये P बिंदु है जो कि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर ये P बिंदु, और इसी प्रकार ये M बिंदु है। इस पर जो है एक देश अगर पूंजी प्रधान है तो वो Y1 मात्रा पूंजी की, OY मात्रा OY1, तथा X साधन की गेहूं की इतनी मात्रा, Y की इतनी मात्रा, यानी एक इकाई के उत्पादन के लिए वो साधन लगा रहा है। जो अनुपात होगा Y1/X1 होगा, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि ये बराबर होगा KA/L और ये C। अब इसी प्रकार जो है, अगर वो गेहूं का उत्पादन करता है तो उसको OY2 के बराबर पूंजी की मात्रा लगानी पड़ेगी, और श्रम की मात्रा X2 के बराबर, और जो अनुपात होगा वो होगा Y2/X2। इसको हम लिख पाएंगे KL, और इसको यदि हम उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा वीट का, इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी X2/Y2 और बटे बराबर L/K और W। अब ये जो अनुपात आया है, ये अगर हम देखें तो इसमें ये वाला पूंजी वाला, अगर उस देश के पास में पूंजी की अधिक मात्रा है तो वो कपड़े का उत्पादन करेगा, यानी कि पूंजी प्रधान देश कहलाएगा, और यदि गेहूं का उत्पादन करता है तो वह श्रम प्रधान देश है। तो एक देश के बारे में हमने साधन गैंता का विचार किया था। अब हम दो देशों के मध्य साधन प्रचुरता पर ध्यान देंगे।
तो ये हमने पिछले रेखा चित्र में आपको बताया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहां जो रेखा चित्र हमने ये बना रखा है, इस रेखा चित्र में हमने दो देश लिए हैं, मान लीजिए ए और बी देश। ए देश का जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ए है और बी देश का बी। ठीक है। ए डैश बी डैश, ये दोनों देशों के बीच विनिमय अनुपात रेखा है। विनिमय अनुपात रेखा है। ये आंतरिक कीमत अनुपात रेखा है टीटी, जो कि आर बिंदु पर ए बी रेखा को स्पर्श कर रही है। ठीक है, आर बिंदु पर। दूसरी तरफ बीबी बिंदु पर ये जो उत्पादन संभावना वक्र बी देश का बीबी, इस पर ये एंटी रेखा है, एंड रेखा। ये रेखा क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ओपी जो है वो दोनों देशों के मध्य सम अनुपात रेखा को बता रहा है, साधन के समान अनुपात को बता रहा है। और इसी रेखा पर यानी कि क्यू बिंदु भी है, आर बिंदु भी है, जो कि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के समान अनुपात को समान साधन अनुपात को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहां देखने वाली बात यह है कि चूंकि बी देश, ए देश जो है पूंजी प्रधान देश है, तो वह कपड़े की OY1 तथा गेहूं की X1 मात्रा का OX1 मात्रा का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, पूंजी प्रधान देश है। और बीबी जो उत्पादन संभावना वक्र है वो बी देश का है। बी देश जो है वो कपड़े की OY2 मात्रा का उत्पादन कर रहा है तथा गेहूं की मात्रा का OX2 के बराबर उत्पादन कर रहा है, जो कि उसकी कीमत यानी अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा पर उत्पादन संभावना वक्र बता रहा है। तो यहां पर बी देश श्रम प्रधान देश है, यहां पर श्रम की प्रचुरता है। एक देश के अंदर यदि श्रम की अधिक मात्रा है, दूसरे देश से सापेक्षिक तुलना में कोई साधन अधिक है, पूंजी या श्रम जो भी, तो वह उस देश में उस साधन की प्रचुरता मानी जाएगी, संपन्नता माना जाएगा। अब जैसे ए देश में पूंजी की संपन्नता है और बी देश में श्रम की, तो अगर ऐसे में ए देश केवल कपड़े का उत्पादन करे और गेहूं का आयात करे तथा कपड़े का निर्यात करे तो उसको फायदा होगा। इसी प्रकार यदि बी देश गेहूं का उत्पादन करे, गेहूं का निर्यात करे और कपड़े का आयात करे तो उसको फायदा होगा। तो यहां ये सारी बातें स्पष्ट है। अंतरराष्ट्रीय जो विनिमय अनुपात रेखा है, ए वक्र जो है यू बिंदु पर, जिसके द्वारा डिसाइड हो रहा है कि OY1 मात्रा कपड़े की तथा OX1 गेहूं की उत्पादित की जाएगी ए देश के द्वारा। ए देश को कपड़े के उत्पादन में लाभ है, बी देश को गेहूं के उत्पादन में। तो दोनों इसी प्रकार से, क्योंकि साधन संपन्नता की दृष्टि से दोनों देशों के में साधनों की अलग अलग प्रचुरता है, तो ए देश के लिए श्रम प्रधान यानी कि गेहूं का उत्पादन करना और बी देश के लिए पूंजी प्रधान अर्थात कपड़े का उत्पादन करना लाभकारी होगा। तो ये साधन प्रचुरता या संपन्नता के अंतर्गत हेक्सर और लिन के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या थी। अब इसमें हम आपको मूल्य के आधार पर इस सिद्धांत की व्याख्या बताते हैं।
जो ये बी है, मूल्य के आधार पर हेक्सल और लिन के सिद्धांत की जो व्याख्या है उसमें हम ये देखेंगे कि मान लीजिए ए देश है, ए देश में बी देश की तुलना में सापेक्षिक रूप से यानी जो साधन है, चाहे वो श्रम है या पूंजी है, अगर कीमत के रूप में वहां सापेक्षिक कीमत सस्ती है, कीमत कम है, बी देश की तुलना में ए देश में कीमत कम है, तो इसका मतलब यह है कि उस साधन की प्रचुरता है वहां, और वहां जो उसका अनुपात होगा वो कम होगा। जैसे y1 x1, ये जो अनुपात है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L और ये C, अगर ये छोटा है, और इसको अब देखिए यहां पर हमने P लिख देना है और यहां हमने P लिख देना, और ये हमने वन देश लिख दिया, ठीक है। अब वन देश में जो ये कीमत अनुपात है C वस्तु का, ये कीमत अनुपात है, दोनों वस्तुओं की कीमत का अनुपात। बी देश यानी ये ए देश हो गया। अब बी देश में क्या है कि P K P L और ये बी देश, तो बी देश में ज्यादा है ए देश से, ये पूंजी अनुपात। तो इसका मतलब यह है कि ए देश जो है वो पूंजी प्रधान देश है। इसके उल्टा यदि पी एल और पी के, ये ए देश का, ये बड़ा है पी एल पी के बी देश से, तो इसका मतलब बी देश जो है वो श्रम प्रधान है, ठीक है। तो बी देश को जो है गेहूं का उत्पादन करने में और ए देश को कपड़े का उत्पादन करने में लाभ होगा, क्योंकि कपड़े के उत्पादन में हमने पहले बताया पूंजी प्रधान है कपड़े का उत्पादन और श्रम प्रधान है गेहूं का उत्पादन। अगर ये दोनों का अनुपात समान होगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। तो इसको मूल्य के रूप में भी आप समझ गए होंगे। एक देश में जो साधन है उसकी जो कीमत है दूसरे देश से सापेक्षिक रूप में यदि कम है, तो इसका मतलब यह है कि उस देश में उस साधन की प्रचुरता है, और अगर वह पूंजी साधन है तो उसे कपड़े का उत्पादन, और यदि श्रम प्रधान है तो गेहूं का उत्पादन करने से लाभ होगा। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य का आधार है, ठीक है। तो ये सिद्धांत पूरा हुआ साथियों, और आपसे निवेदन है कि यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते हैं, चैनल जरूर देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं। आज बहुत सारे बच्चों ने शिक्षक दिवस है उसके शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।